अफसोस उम्र कट गई रंजो मलाल में, देखा न ख्वाब में भी जो कुछ था ख्याल में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीजेपी के नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीदें थीं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उन्हें सत्ता का सुख दिलाएंगे, फिर से बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। लेकिन इस बार चुनाव शुरू होने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने ऐसी गलतियां कर दी हैं कि जिससे उनकी छवि को तो नुकसान पहुंचा ही है, बीजेपी की हालत भी पतली हो गई है। 3 चरणों की वोटिंग में ही पता चल चुका है कि बीजेपी को काफी नुकसान हो गया है और अब बचे 4 चरणों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार हो या चुनिंदा पत्रकारों को दिए जा रहे इंटरव्यू हो, मोदी कोई ना कोई ऐसी बड़ी गलती और ऐसी बड़ी बात कह देते हैं जिससे बाद में हालात को संभालना बीजेपी को भारी पड़ जाता है। इसे आसान शब्दों में समझाऊं दोस्तों तो मोदी बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान बनाने की जगह उसमें गड्ढे करते जा रहे हैं और उनके पीछे आ रहे नेता उन गड्ढों को किसी न किसी तरह ढकने और भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर गौर फरमाएं तो मोदी ने अपना और बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान किया कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार चर्चा करके। इसमें कांग्रेस का खूब प्रचार हुआ और लाखों लोगों तक कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने का काम मोदी ने कर दिया। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस को घेरने के लिए अडानी और अंबानी के काले धन का जिक्र छेड़कर फिर बीजेपी का बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि इस बयान से न केवल इन उद्योगपतियों से बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठने लगे, बल्कि यह भी पूछा जाने लगा कि मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम क्या केवल दिखावा है। आखिर जिनके घर में काला धन भरा हुआ है वहां ईडी और सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रहे। मोदी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही जिस तरह 400 पार का नारा दिया था वो भी बीजेपी के लिए नुकसान वाला साबित हुआ, क्योंकि लोग सवाल पूछने लगे कि केवल बहुमत न चाहकर आखिर 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी को क्यों चाहिए। क्या वाकई बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है? हालांकि इस पर मोदी को ही बार बार सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सोचिए जरा, जो आदमी 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है और आगे 5 साल के लिए सत्ता में लौटने का दावा कर रहा है, उसे इस तरह सफाई देनी पड़े तो क्या इसमें यह बात जाहिर नहीं होती है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी कमजोर हो चुकी है और इस कमजोरी की सबसे बड़ी वजह खुद नरेंद्र मोदी हैं। मतलब जिन मोदी को बीजेपी अपना सबसे बड़ा तारनहार समझने लगी थी, अब उसकी नाव के डगमगाने की वजह मोदी ही बन गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो मोदी पर भारी पड़ गई हैं, और यह भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नई रणनीति का मुकाबला मोदी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले देखते हैं राहुल गांधी का यह वीडियो, जिसमें राहुल गांधी ने देश के युवाओं से और आम जनता से एक नए तरीके से अपील की है। जरा इस वीडियो को देखिए। देश की शक्ति देश के युवाओं। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी के पिछले दिनों कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो गाड़ी से ही अपने संदेश दे रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं। ये वीडियो भी ऐसा ही है जिसमें राहुल गांधी ने लोगों को बताया कि 3 चरणों में बीजेपी की हालत कुछ अच्छी नहीं रही है और मोदी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रोजगार और महंगाई की बातें याद रखनी है। दरअसल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी इस बार ऐसे ही ठोस मुद्दों पर तैयार हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल किया गया है जो 2-2 भारत जोड़ो यात्राओं में लोगों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने समझी है। लोकतंत्र में राजनीति का तरीका भी यही होना चाहिए कि जनता से सीधे संवाद करके उनकी बातों को सुना और समझा जाए और उस मुताबिक सरकारें फैसला लें।
अभी पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने भी डीबी लाइव से बातचीत में ये महत्वपूर्ण बात कही है कि आज सत्ता में बैठे लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, दूर दूर से ही हाथ हिला देते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। मैंने अक्सर देखा है कि जो नेता होते हैं वो लोगों को लेक्चर देते हैं, और क्या होता है कि कई नेताओं को ऐसे लगने लगता है थोड़े दिनों बाद, इतना अहंकार हो जाता है कि उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता सब कुछ जानती है। सच्चाई यह है कि आप नेता इसलिए बने कि जनता ने बनाया है, जनता से सीखें। आज मैं यहाँ आऊं, मैं शहर में रहती हूँ, तो अगर मैं जनता से की बात सुनूंगी नहीं, सीखूंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनकी गहरी गहरी समस्याएं क्या है। आज अगर मुझे मालूम है कि गांव की महिला के सामने क्या क्या संकट है, किस तरह से वो जी रही है, तो उनकी बातों को सुनने से ही मालूम है, और समझने से, उनके बीच जाने से, उनके बीच रहने से। आज हमारे देश में जो राजनीति है उसमें नेता इतने अपने आप को बड़े समझने लग गए हैं कि उनको लगता है कि जनता के बीच जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको आप देखते हैं, रोड शो में भी देखते हैं तो इतना बड़ा काफिला है, इधर भी इतनी सिक्योरिटी, जनता उधर है और जनता दूर से यूं यूं टाटा कर रही है, लेकिन पास कभी नहीं आते। उन पे तो जब मोदी जी के कुर्ते पे तो एक दाग नहीं दिखता धूल का। कभी गए ही नहीं, वाराणसी के किसी घर में गए क्या? किसी भी गरीब के घर में गए? जाते ही नहीं। आप देख रही थी जब आपका काफिला जा रहा था तो कुछ महिलाएं रास्ते में थी, आप वहीं पर रुकी और रुककर आपने उनसे बात की, तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये चुनाव अगर बहुत कम देखने के लिए मिलता है तो ये दुख की बात है, क्योंकि नेता का ये धर्म होता है। कोई ठहरा है, रुको, बात करो, सुनो, ये नेता का धर्म है, उसको करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि प्रियंका और राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब जनता से सीधी बात की जाए। कांग्रेस का इस देश से और इस देश के लोगों से कितना गहरा वास्ता रहा है उसकी याद लोगों को दिलाई जाए, जनता को समझाया जाए कि उनका भविष्य और देश का भविष्य किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी यही काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी गलती की। उन्होंने महाराष्ट्र में ही शरद पवार का अपमान करने की नीयत से कहा कि 40-50 वर्षों से महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता राजनीति में है, वह इन दिनों बेतुके बयान दे रहे हैं। बारामती चुनाव के बाद वो हताश और निराश हैं। कई लोगों से चर्चा के बाद उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर छोटे क्षेत्रीय दलों को राजनीति में जीवित रहना है तो उन्हें कांग्रेस में विलय करना होगा। इसके आगे मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ विलय करने और 4 दिन बाद मरने के बजाय अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ गर्व के साथ हाथ मिलाएं, आपके सभी सपने पूरे होंगे। ये बयान बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी राजनीति का एक और नमूना तो है ही, साथ ही ये मोदी की बीच चुनाव में एक बड़ी गलती भी है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता की बात उनके राजनीतिक विरोधी भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन मोदी ने पहले उन्हें भटकती आत्मा कह दिया और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाकर और 4 दिन बाद मरने की जगह शरद पवार भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की तरह दल बदल की राजनीति करें। हालांकि शरद पवार ने इसका करारा जवाब मोदी को दे दिया है। शरद पवार ने कहा कि हम नेहरू गांधी विचारधारा की प्रशंसा करते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे और विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है और एकजुट रहना है तो हमें सभी समुदायों को साथ लेकर चलना होगा। हम किसी भी समुदाय को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। पवार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति, पार्टी या विचारधारा से हाथ नहीं मिला सकते जिसकी हमारे संसदीय लोकतंत्र में आस्था नहीं है। तो शरद पवार ने अपने सधे हुए जवाब से मोदी की पोल खोल दी और बता दिया कि मोदी का भरोसा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। देश में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तब मोदी पर जिस तरह बार बार लोकतंत्र को खतरे में डालने के आरोप लग रहे हैं उससे मोदी की साख तो डूब ही रही है। बीजेपी के लिए भी चुनावों में टिक पाना मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मोदी पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ के आरोप केवल विपक्षी दल ही लगा रहे हैं दोस्तों, बल्कि अब तो नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और पत्रकारों के संगठन भी इस पर अपनी चिंता जताने लगे हैं। खासकर चुनाव आयोग जिस तरह मोदी की गलतियों पर आंख मूंद कर बैठा रहता है उस पर अब लोगों की नाराजगी जाहिर हो रही है और चुनाव आयोग से रीढ़ की हड्डी दिखाने की मांग की जा रही है।
दिल्ली समेत देश के कई शहरों में नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के लोगों ने शनिवार को चुनाव आयोग के खिलाफ ग्रो स्पाइन और रिजाइन अभियान शुरू किया है। #ग्रो स्पाइन और रिजाइन अभियान के तहत लोगों ने चुनाव आयोग से भाजपा नेताओं और अन्य के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। खासकर नफरती भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में भारत के चुनाव आयोग की नाकामी पर आवाज उठाई है। इसी तरह चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में जो देरी की, उस पर भी तमाम राजनीतिक दल और जन संगठन आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर एक खत चुनाव आयोग को लिखा और कुछ जरूरी सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने खड़गे के आरोपों को ही निराधार बता दिया। चुनाव आयोग ने मतदान के 3 चरण पूरे होने के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिस पर अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने निराशा जाहिर की है। उसने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि वो हर मतदान राउंड के बाद मीडिया को संबोधित करे और अगले दिन पूरा डाटा जारी करे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प, प्रेस एसोसिएशन, फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है, पिछले आम चुनाव यानी 2019 तक हर चरण में मतदान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना सामान्य प्रैक्टिस थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और आम चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। नागरिकों को संवैधानिक निकाय भारत के चुनाव आयोग से ये जानने का पूरा अधिकार है कि मतदान के दिन क्या हुआ था। तो चुनाव आयोग के काम को लेकर नाराजगी या उस तक पहुंच रही शिकायतें ये जाहिर करती हैं कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र कायम रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग लोग कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को एक मंच पर आकर सार्वजनिक तौर पर बहस करने की मांग भी उठ रही है। द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP शाह ने एक खत लिखकर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से गैर व्यावसायिक और गैर पक्षपातपूर्ण मंच पर सार्वजनिक बहस में भाग लेने का आग्रह किया है। दोनों नेताओं को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि इस तरह की सार्वजनिक बहस न केवल जनता को शिक्षित करके बल्कि एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र की अच्छी छवि पेश करने में भी एक बड़ी मिसाल कायम करेगी। तीनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से आग्रह किया है कि यदि उनमें से कोई भी भाग लेने के लिए उपलब्ध नहीं है तो बहस के लिए एक प्रतिनिधि को नामित करें। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी सहमति जतलाई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। तो राहुल गांधी मोदी से अपेक्षा तो कर रहे हैं कि वो इस बहस में इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, लेकिन मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है दोस्तों कि वो खुले मंच से बहस नहीं करते और न ही किसी सवाल का जवाब देते हैं। इसीलिए उन्होंने 10 सालों में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब भी वो प्रायोजित इंटरव्यू ही दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं घिसी पिटी बातों और जबरदस्ती की भावुकता से अब जनता भी ऊबने लगी है और मोदी का मजाक बनाने लगी है। मोदी तो बहस की चुनौती को स्वीकार शायद नहीं करें, लेकिन शनिवार को ओडिशा में उन्होंने सीएम नवीन पटनायक को एक अजीबोगरीब चुनौती दे दी है। मोदी ने कैसी चुनौती दी है, जरा इस वीडियो में देख लीजिए, सुन लीजिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। खैर, लोगों का दर्द कौन समझता है और कौन नहीं समझता ये तो जनता बता देगी, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को इतना भी नहीं मालूम कि भारत में केवल राज्यों की राजधानियां होती हैं, जिलों की नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि केंद्र की सत्ता में 10 साल बिताने के बाद भी नरेंद्र मोदी न इस देश को समझ पाए और न ही इस देश के लोगों को, यहां की जनता को समझ पाए और न उनके जज्बातों की कभी उन्होंने कद्र की। मोदी केवल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जिसमें विरोधियों को निशाने पर लेने के अलावा और कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जनता इस नकारात्मकता से अब तंग आ गई है। यह 3 चरणों के मतदान में जाहिर हो गया है। अब देखना होगा कि आगे के फेज में क्या पिछले 3 चरणों जैसा बीजेपी का हाल होगा और क्या मोदी की गलतियों से बीजेपी का बेड़ा गर्क होगा।
खैर, शायर अहमद फराज ने ठीक ही फरमाया है कि हर घर का दिया गुल न करो तुम कि न जाने, हर घर का दिया गुल न करो कि तुम न जाने, किस बाम से खुर्शीद कयामत निकल आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।